नमस्कार दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अपने एनएचएम आयुष एमओ के एग्ज़ाम के पार्ट फर्स्ट में जो टॉपिक्स हैं उनमें से कंप्यूटर, जनरल हिंदी और योजनाएं, ये दोनों तो हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। योजनाओं पे अभी एक लेक्चर में और बनाऊंगा, तो जो नए अपडेट हैं और कुछ एक दो योजनाएं बाकी बच रही है वो इसमें कवर हो जाएंगी। इंग्लिश और जीके, जीके की तो मैंने पीडीएफ डाली है, अभी और दो तीन पीडीएफ में डालूंगा, उसमें वो कवर हो जाएगी। और इंग्लिश के लेक्चर हम आज से शुरू कर रहे हैं, तो 2 या 3 लेक्चर लगेंगे। इंग्लिश हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश हम शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में जो सबसे पहली चीज़ हम चालू कर रहे हैं उसका नाम है टेंसेस, यानी काल। ये एक तरह से फंडामेंटल है इंग्लिश के। हम जो भी चीज़ हमारे सिलेबस में है आगे पढ़ेंगे, उसका कहीं ना कहीं टेंसेस से सीधा सीधा रिलेशन होगा। तो एक बार कैसे वाक्य बनते हैं, किस तरह से कौन कौन से काल होते हैं, वो हम थोड़ा देख लें तो हमें इसका आइडिया लग जाएगा, और इससे एक दो सवाल आने की संभावना भी रहती है। तो देखो, सामान्यतः हम जानते हैं 3 तरह के टेंस होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इन कालों के हिसाब से किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, टेंस। और इन तीनों को भी आगे फिर चार चार भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के भी 4 प्रकार होंगे: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के भी ये 4 टाइप होंगे। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉपर तरीके से टेंस पढ़ना ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समय भी लगता है और बहुत अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हाँ, हम इतना पढ़ लेंगे कि इस परीक्षा के हिसाब से हमारा काम चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, अंग्रेजी में कोई सा भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप जानते होंगे, जो किसी काम को करता है। जैसे अनिल पढ़ाई करता है। अब हिंदी में तो क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट यानी अनिल, पढ़ाई कौन कर रहा है, अनिल, तो अनिल क्या हो गया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अनिल गणित की पढ़ाई करता है। तो यहाँ गणित क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पढ़ाई करना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही रहते हैं, वर्ब जो है वो बदलती जाती है। और इस तरह से ये 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12 तरह के सेंटेंसेज हम बना सकते हैं। वर्ब भी 2 तरह की होती है। एक होती है ऑक्सिलरी, यानी सहायक। एक होती है मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया। जैसे यहाँ पे क्या आया, करता है, ये सहायक क्रिया है। करती है, करता था, करेगा, करेगी, ये सहायक क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। इसी का मैं जैसे अंग्रेजी में सेंटेंस बनाऊं तो क्या बनेगा, अनिल स्टडीज मैथ्स। कि अनिल क्या करता है, गणित की पढ़ाई करता है। तो अनिल क्या हो गया, सब्जेक्ट।
स्टडीज, ये हो गई मैन वर्ब, और मैथ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी अंग्रेजी में कौन कौन सी वर्ब होती है, जैसे इज, आर, एम, हैज, हैव, वाज, वर, ऐसे खूब सारी होती है, हैड, शैल, विल, है ना, खूब सारी होती है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखते जाएंगे। मैन वर्ब तो गिनती ही नहीं है, बहुत सारी है। तो अब हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, यहाँ ऑक्सिलरी मैं जो बताऊँ आपको लिखते जाना है। ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। अच्छा, इनमें भी देखो, इनमें भी फिर तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, एक बनते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक, एक बनते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जैसे राम जाता है, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सकारात्मक। राम नहीं जाता है, ये क्या हो गया, नकारात्मक। और क्या राम जाता है या नहीं जाता है, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक। तो जो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता। तो आप यहाँ लिख लीजिए ऑक्सिलरी में कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग नहीं। बाकी डू या डज, ये इसमें सहायक क्रिया होती है। डू का प्रयोग होता है आई, यू और प्लूरल यानी बहुवचन के लिए। डज का प्रयोग होता है सिंगुलर यानी एक वचन के लिए। ठीक है। तो अफर्मेटिव में फिर क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगती, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें आप लिख लीजिए मैन वर्ब करके कि मैन वर्ब के आगे की, इसके आगे लिखिए कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि लास्ट में ए ई आई ओ यू हो तब तो ई एस लग जाता है, वरना फिर एस लगता है। अच्छा, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस में एस ई एस का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर में, यानी एक वचन यदि हो, कर्ता सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो एस ई एस का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है, लिख लीजिए आगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सेंटेंस का प्रारूप कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस, जैसे अपन सिंगुलर के लिए देखें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। और ये यदि प्लूरल हो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अपने उदाहरण लेते हैं कि वे, एक तो वह
हरिद्वार जाता है और एक वे हरिद्वार जाते हैं। तो देखो वह का मतलब हो गया ही, फिर आएगी मैन वर्ब, जाने को कहते हैं गो। अब इसके आगे एस या ई एस लगेगा, तो लास्ट में क्या है, ओ। ओ क्या है, एक स्वर है, वोवल है, तो ई एस लगेगा। ही गोज टू, ऑब्जेक्ट आ गया हरिद्वार। अभी टू क्यों आया ये फिर अपन बाद में पढ़ेंगे, कभी कभी लगाना पड़ता है। वे हरिद्वार जाते हैं, वे मतलब दे। अब चूंकि ये बहुवचन हो गया तो इसमें केवल मैन वर्ब आएगी, दे गो टू हरिद्वार। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब एक हम देख लेते हैं इसी में, नेगेटिव। अभी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे हैं, तो इसके लिए प्रारूप क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, वह खाना नहीं खाती है। तो देखो वह मतलब शी, खाती है इसलिए शी आ गया। अब एक वचन है तो क्या लगेगा, डज नॉट, सी डज नॉट। खाना मतलब ईट, फूड मतलब दूसरा खाना मतलब फूड, तो सी डज नॉट ईट फूड। और यदि इसी में ये होता कि वे खाना नहीं खाते हैं, या मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं के साथ भी क्या होता है, डू का प्रयोग होता है, आई डू नॉट ईट फूड। तो ये हो गया अपने नेगेटिव। ऐसे यदि हम इंटरोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक की, तो इसका प्रारूप कैसे बदल जाता है, डू या डज पहले लगेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मैन वर्ब आएगी, और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। क्या सीता पुस्तक पढ़ती है, तो डज सीता रीड बुक। ये इसकी क्या बन गई, इंग्लिश। तो ये अपने, अच्छा यदि इसी में प्रश्नवाचक नकारात्मक हो तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाता है, नॉट। क्या सीता पुस्तक नहीं पढ़ती है, डज सीता नॉट रीड बुक। तो ये हमारा कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अच्छा अब ये काम कब कब आता है, ये तो हमने इसके वाक्य कैसे बनाते हैं वो देखा। अब हम देखते हैं कि ये काम कब कब आता है। तो देखो, एक तो हमें समझ में आ गया जब कोई चीज अभी चल रही है, ठीक है, एक नॉर्मल वे में जो होती है, जैसे राम जाता है खाता है, मतलब जिसके अंत में एक नॉर्मल बात कहते हैं, ता है, ती है, ते है, ये सब आए तो। दूसरा, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो, या कोई जनरल ट्रुथ बताना हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई हैबिट हो परमानेंट, है ना, तब। जैसे एग्जाम्पल, साहब वो रोज सिगरेट पीता है, तो ही, अब देखो सिगरेट पीना के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, स्मोक। ही के साथ है तो एस लगा देंगे, ही स्मोक्स, सॉरी क्या था, वह रोज सिगरेट पीता है ना, ही स्मोक्स डेली। अब देखो स्मोक हमने लगा दिया तो उसके बाद में सिगरेट लगाने की जरूरत नहीं है ना, नॉर्मली अंडरस्टेबल है कि ही स्मोक है, तो हाँ वो सिगरेट बीड़ी ऐसी चीज़ों के लिए होगा, ही स्मोक्स डेली। तो ये क्या हो गई, हैबिट हो गई। जैसे ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दो और दो चार होते हैं, तो टू एंड टू, दो और दो। अब ये बहुवचन हो गया, तो मेक चार, फोर। तीसरा, कभी जैसे मान लीजिए ऑलवेज,
जनरली, ऑफन, यूजुअली, नेवर, डेली, एवरीडे, ऐसे शब्दों का प्रयोग आ जाए, यानी जो रिपीट होने वाली एक्टिविटीज है। तब भी जैसे कि क्या आप प्रायः वॉक यानी घूमने जाते हैं, तो इसकी अब ताहती से भी समझ में आ सकता है, प्राय का मतलब ऑफन है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आपका मतलब होता है यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? डू। प्रश्नवाचक है इसलिए डू पहले आ गया। डू यू। एक बार प्राय को अपन छोड़ दें और फिर देखते हैं कैसे बनेगा। तो डू यू, जाना मतलब गो, और घूमने, घूमने मतलब वॉक, तो इसके लिए शब्द आता है फॉर अ वॉक। अब ये जो आया है प्राय है, ये यहाँ पे लगेगा। ऑफन इसका मतलब होता है डू यू ऑफन गो फॉर अ वॉक। तो ऐसे जो है, जैसे वह शराब कभी नहीं पीता है, तो नेवर, ही नेवर ड्रिंक्स, इस तरह से। या फिर वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली, है ना। ऐसी कोई भी नियमित गतिविधि हो रही हो, जैसे एक एग्जांपल में देता हूँ कि जयपुर के लिए पहली ट्रेन 3 बजे छूटती है। जयपुर के लिए पहली ट्रेन 3 बजे छूटती है, सुबह के 3 बजे। तो जयपुर के लिए ट्रेन मतलब द जयपुर के लिए पहली ट्रेन, तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो द फर्स्ट ट्रेन फॉर जयपुर, छूटती है मतलब लीव। अब एक वचन है तो क्या हो जाएगा? लीव्स एट, सुबह के 3 बजे, 3 AM। अच्छा, एक चीज और, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई प्लान्ड फ्यूचर इवेंट है तो फ्यूचर का, लेकिन कोई प्लान्ड इवेंट है तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। जैसे कल प्रधानमंत्री जयपुर आएंगे, अब टाइम टेबल फिक्स है, कल आना है, तो इसके लिए अंग्रेजी इसकी कैसे बनेगी? द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन जयपुर टुमारो। द पीएम अराइव्स इन जयपुर टुमारो। ऐसे ही जो हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की, उनमें जैसे उग्रवादियों ने पंजाब में पुनः हड़ताल की। उग्रवादी मतलब क्या हो जाता है? एक्सट्रीमिस्ट्स। हड़ताल करना मतलब स्ट्राइक अगेन इन पंजाब। स्ट्राइक क्योंकि बहुवचन है इसलिए इसके आगे एस या एस नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये हेडलाइन जो होती है, जैसे कि मान लीजिए पीएम ने इस्तीफा दिया, तो द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस, है ना, इस तरह से। ऐसी जो आंखों देखा हाल प्रसारित जो कमेंट्री होती है खेल की, वो भी कौन सी लैंग्वेज में वो भी कौन से टेंस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बस इतने चीजें बहुत है, हमें ध्यान रखना। ऐसे ही हाँ, कोई कहावत हो, उदाहरण हो, तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जैसे इंसान अमर है, मैन इज मोर्टल। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे ही इज अ गुड बॉय। चलो अभी मैं जब कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा तो इस वाले प्रयोग को बताऊंगा, तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला हमारा आता है प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अभी तक इसका जो सेंटेंस बनाने का प्रारूप होता है वो क्या होता है, देखो इसमें सहायक क्रिया जो होती है ऑक्सिलरी वर्ब, वो काम आती है इज, एम, आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, और जो मैन वर्ब होती है उसमें लग जाता है आई एन जी, जैसे अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब आईएनजी के साथ और प्लस ऑब्जेक्ट। इज लगेगा एक वचन, एम लगेगा आई, आर लगेगा बहुवचन। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है यू और आई को नॉर्मली अंग्रेजी में बहुवचन के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस में स्पेशल केस है जब आई के साथ में एक अलग ऑक्सिलरी वर्ब आ गई है एम। अब यही नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके बाद में क्या लग जाता है, नॉट। बाकी सब चीज ऐसे की ऐसे रहेगी। और इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये पहले आ जाती है, फिर बाकी तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब जिसमें आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये अब इसको पहचानेंगे कैसे, अभी हम उदाहरण भी देखेंगे, चीजें समझ में भी आती जाएगी। तो देखो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कि कोई काम अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से। वे नाच रहे हैं। दूसरा, अच्छा चलो इसकी अंग्रेजी एक बनाना, इसके हिसाब से समझते हैं। जैसे हम अभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, इसी की हम बनाते हैं। तो हम मतलब हो गया वी, सब्जेक्ट, वी के साथ क्या आएगा, आर। सीखने को बोलते हैं लर्न, अंत में लगेगा आईएनजी, तो वी आर लर्निंग इंग्लिश। और अभी भी कह दिया तो साथ में क्या लगा दीजिए, नाउ। वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कार्य है जो रुक रुक कर चल रहा हो, एक्शन कंटिन्यूइंग इंटरमिटेंटली। मतलब क्या हुआ इसका, कि जैसे जैसे मान लीजिए मैं कोई किताब लिख रहा हूं, मैं चरक पर एक किताब लिख रहा हूँ, इसकी मेरे को अंग्रेजी बनानी है। अब ऐसा तो है ही नहीं कि मैं बस अभी बोलते समय भी लिख रहा हूँ या 24 घंटे लिखता ही रहता हूँ। इसका मतलब है हाँ ये प्रक्रिया चल रही है, रुक रुक के चल रही है। मैं लिखता हूँ, फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ, फिर समय मिला तो लिखने लग गया। तो हिंदी से हम समझ सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, मैं, आई के साथ एम आता है, लिखना को क्या बोलते हैं, राइटिंग। क्या लिख रहा हूँ, किताब। किस पर, ऑन चरक। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन चरक। और तो एक और समझ सकते हैं, जैसे कोई डेवलपमेंट या कोई चेंज हो, कोई डेवलपमेंट या चेंज हो उसको बताने के लिए, जैसे कि घरों की कीमतें बढ़ रही है, या घरों की कीमतें फिर से बढ़ रही है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाउस, घरों की कीमतें यानी हाउस प्राइसेस। बहुवचन हो गया तो आर आएगा, और बढ़ रही है मतलब गोइंग अप अगेन, हाउस प्राइसेस आर गोइंग अप अगेन।
जैसे कल हम मुंबई जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू बॉम्बे टुमारो, इस तरह से। एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, ये अच्छा है कि ऑलवेज के साथ इसका प्रयोग अनप्लीजेंट, यानी जो पसंद नहीं आती, ऐसी गतिविधियों के लिए होता है। जैसे वो मुझे हमेशा छेड़ता है या वो मुझे हमेशा परेशान करता है, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? अब ऑलवेज आ गया हमेशा, लेकिन अनप्लीजेंट है, परेशान कर रहा है, तो ही इज ऑलवेज, परेशान करने को कहते हैं टीज करना, टीजिंग मी, ही इज ऑलवेज टीजिंग मी। कई बार क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट में, जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूं, आई एम ए गुड बॉय, अब यहाँ प्रयोग तो एम का हुआ है, लेकिन वर्ब की, मैन वर्ब के आगे कोई आईएनजी जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जब भी ऐसा मिले तो आप इसको क्या मानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे ही इज ओबीडियंट, वह आज्ञाकारी लड़का है, तो इज आया है, लेकिन मैन वर्ब के साथ में आईएनजी है ही नहीं, इसको अपन क्या मानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण। अब कई वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता, वो आप लिख लीजिए। यानी जिनको अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं ले सकते, ऐसी क्रियाएं जिन्हें जिन्हें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम में नहीं लेते। इसमें पहली है वर्ब्स और परसीविंग, यानी इंद्रिय बोध की क्रियाएं। पांच इंद्रियां हैं अपनी, ये तो जानते ही हैं, तो इनकी जो भी क्रियाएं हैं, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, सी, हेयर, फील, इन सब के साथ में हम सामान्यतः जब इंद्रिय बोध की बात आती है तब इन क्रियाओं को अपन नहीं लेते। जैसे मैं खिड़की से बाहर किसी को, या जैसे ये आम स्वाद में मीठा लग रहा है, ऐसे हमने बोला, तो हम यूं नहीं बोलेंगे कि दिस मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट, हम क्या बोलेंगे? दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। या मुझे बाहर एक आवाज सुनाई दे रही है, तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम हियरिंग ए नॉइज, नो, आई हेयर अ नॉइज आउटसाइड, ऐसे। दूसरा होता है स्टेट ऑफ माइंड से संबंधित वर्ब। जैसे याद आना, याद आने को अपन क्या बोलेंगे? रिमेंबर। भूलना, लाइक, लव, सपोज, अंडरस्टैंड। जैसे उदाहरण, जैसे मुझे अभी तुम्हारी याद आ रही है, तो अपन यूं नहीं बोलेंगे कि आई एम रिमेंबरिंग यू, नो, आई रिमेंबर यू नाउ, मतलब मुझे भी तुम याद हो, या इस तरह से। अपन कहते हैं ना कई बार कि मैं भी उसका नाम भूल रहा हूं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, नहीं, आई फॉरगेट हिज नेम, इस तरह से।
ये ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी है। और ये सामान्यतः क्या होता है कि अपने जो अंग्रेजी के वर्ड आएंगे, वो जो भी वाक्य आएंगे, तो थोड़ी बहुत हमें जानकारी होगी तो मैं वैसे भी समझ में आ जाएंगे, इतने नियम हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक बार आप इनको पढ़ के थोड़ा बहुत याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा ना। एक बार आप इस क्लास के साथ रिवीजन कर लीजिए, मतलब इसी के साथ पढ़ लीजिए, ताकि आपको दोबारा इनको पढ़ने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। तीसरा जो हमारा टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखिए, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब, अच्छा पहले हम इसकी चलो ऑक्सिलरी वर्ब देख लेते हैं। वो इसकी होती है हैज और हैव। और जो मेन वर्ब होती है वो उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे तीन फॉर्म होती है। जैसे गो है, ये एक वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो गो ही हो गई। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट, थर्ड होती है इसकी गॉन। ऐसे जैसे राइट है, इसकी रॉट, रिटर्न, है ना ऐसे। तो यहाँ पे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रयोग, कब कब इसका प्रयोग हम करते हैं। तो भूतकाल में घटित कोई ऐसी घटना जो किसी प्रकार वर्तमान से संबंधित हो, जो किसी प्रकार वर्तमान से संबंधित हो। जैसे मैं जयपुर शिफ्ट हो गया हूं, मतलब वो जयपुर आके रहने लग गया है और अभी भी रह रहा है। तो शिफ्ट हुआ भूतकाल में, लेकिन ये वर्तमान से संबंधित है। तो मैं मतलब जय मैं के साथ प्रयोग होता है हैव का, आई यू और प्लूरल इनके साथ में हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग सिंगुलर। तो आई हैव। अब शिफ्ट होना, शिफ्ट एक क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, शिफ्टेड। आई हैव शिफ्टेड टू जयपुर, इस प्रकार से। दूसरा इसका प्रयोग होता है जब कोई कार्य भूतकाल से वर्तमान समय तक, भूतकाल से वर्तमान समय तक जारी रहा हो। ऐसे वाक्यों में सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग होता है। अब देखो सिंस का प्रयोग कब होता है, जब पॉइंट ऑफ टाइम बताना हो, यानी फिक्स टाइम, जैसे 1989 से, इस टाइप से। तो फॉर का मतलब होता है जब पीरियड फॉर ड्यूरेशन बताना हो, यानी समय की अवधि। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम कि हम यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं। तो क्या बनेगा, वी हैव लिव्ड हेयर, अब 10 सालों से, तो ये पीरियड हो गया, तो फोर आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, 10 years। इस प्रकार से एक सिंस का भी देख लेते हैं कि मैं उसे 1990 से जानता हूं। तो मैं सहायक क्रिया, जानना नो, इसकी थर्ड फॉर्म नॉन, उसे, हिम या हर, कुछ भी हो सकता है। और एक फिक्स टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस का प्रयोग करके 1990, इस तरह से। बस और इसमें कोई खास नहीं है, थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार हम क्या होते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। सामान्यतः हिंदी में
इन शब्दों की अंग्रेजी हिंदी के जो वाक्य होता है उसके पीछे या, यानी मैं वहाँ हो गया हूँ, कर लिया है, पढ़ाया है, खाया है, इस प्रकार के या जो होता है ना, इसका प्रयोग यहाँ पे ज्यादा होता है। आगे एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा बचा है। तो एक बार इतना तो हम समझ गए हैं, इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट वगैरह ये थोड़े आसान आसान से बचे हैं। तो हम इनको अगली क्लास में खत्म करेंगे और साथ में इसके दो चार प्रश्न करेंगे। एक बार टेंथ हो जाएंगे ना, तो बाकी अंग्रेजी तो हमारे लिए बहुत सामान्य है। तो ठीक है, हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।